Hello everyone, welcome to my channel Business Study with Akansha. In previous video we had learned about the principle of scalar chain. Now in this video we will discuss about principle of order. What do you mean by order? You think that it is a command, but here order means sequence. आपको ऑर्डर मतलब लग रहा होगा कि ऑर्डर मतलब कोई कमांड, मतलब आदेश देना किसी को, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, क्रम में। तो इस प्रिंसिपल के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन, आप बहुत बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ का ऑर्डर सिस्टमेटिकली वे में रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारा इफ़ोर्ट वेस्ट ना हो। तो इसलिए फ्यूल इंसिस्ट करता है इस प्रिंसिपल के थ्रू कि ऑर्गेनाइजेशन में मैन एंड मटेरियल बोथ का सिस्टमेटिकली ऑर्डर होना चाहिए। ओके, तो दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. Fuel insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization and fixed place or seat or cabin for everyone employees. मतलब इसका मतलब ये है कि एक बड़े लेवल पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा तो सबको एक जगह देना पड़ेगा, एक फिक्स कैबिन देना पड़ेगा, ताकि अगर मान लो कि आपको एक बहुत बड़ा गराज है, वहाँ पे आपको जाके बोला जाए कि आप टूल बॉक्स ले आओ, तो आपको पता हो अगर कि वो टूल बॉक्स रखने का जगह एक रेक पे है और वहाँ पे टूल बॉक्स का साइन बनाओ, तो आप तुरंत जाके वहाँ से ले लोगे। लेकिन अगर आपके घर में आपको बोला गया कि जाइए टूल बॉक्स लेके आओ, तो अब आप गैराज में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि टूल बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ का फिक्स प्लेस नहीं होगा। टूल बॉक्स वाले जगह पे कुछ और रखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जल्दी से टूल बॉक्स को नहीं ले आ पाओगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और इफ़ोर्ट भी वेस्ट होगा। इसलिए फ्यूल कहता है कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को हर चीज़ का एक फिक्स प्लेस रखना चाहिए, जिसके वजह से टाइम भी वेस्ट ना हो और इफ़ोर्ट भी वेस्ट ना हो किसी चीज़ को ढूंढने में। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन और मटेरियल। अगर आपको कोई लोग को भी बोला गया कि इसमें फिक्स प्लेस देने के लिए, एक फिक्स कैबिन देने के लिए, तो आपको बता दिया जाए कि हाँ आपको इस डिपार्टमेंट से काम है, ठीक है, आप उस वाले कैबिन नंबर 2 में चल जाइए, आपको उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। तो उसमें कोई व्यक्ति बाहर से आएगा उस चीज़ के बारे में जानने, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से वहाँ पे चला जाएगा। और मटेरियल को भी अगर फिक्स प्लेस दिया जाए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्या होगा, हम उस चीज़ को ढूंढ लेंगे। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगा। इसके वॉल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाए तो टाइम का वेस्टेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, जस्ट इसका अपोजिट, और नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट पीपल एट राइट टाइम। अब जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो आदमी के पास आप तुरंत नहीं पहुंच पाएंगे। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। हमारा आता है नेक्स्ट, वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब न्याय समता, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, और फेयर और काइंड ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, काले, गोरे, फॉरवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कलर के आधार पे उनसे कोई भी क्या करना, कोई भी भेदभाव नहीं करना, और काइंड और फेयर ट्रीटमेंट करना, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्क कर रहा है तो सब समान काम कर रहे हैं, तो एक समान की तरह सबको मानना, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और इसमें ये भी मैटर करता है कि इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कोई वुमेन वर्क कर रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग समझते हैं कि ये इस काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो बहुत सारे उसमें बहुत तरह के लोग काम करें, वो बोलते कि नहीं ये काम नहीं कर पाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन इस प्रिंसिपल के तहत सबको एक समान मांगना, मतलब लिंग के आधार पे,
धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे और नेशनलिटी के आधार पे भेदभाव ना करना और सबको, सारे एम्प्लॉयज़ को एक तरह से ट्रीट करना हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? जब सबको समान माना जाएगा तो एम्प्लॉय क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे, उनको नहीं लगेगा कि हाँ उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और वो लोग मोटिवेट भी होंगे और एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? मोराल और बूस्ट होगा। इसकी कंसिक्वेंस ऑफ वॉलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिससेटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज़ के अंदर डिससेटिस्फैक्शन की भावना आ जाएगी और इंक्रीज इन टर्नओवर। नेक्स्ट है अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अब सुपीरियर सोचेगा ये मुझसे छोटे कास्ट का है, ये मुझ दूसरे रिलीजन का है, धर्म का है, हम इससे क्यों बात करने जाए, ये बहुत ये है वो है, उसके बारे में सोचेगा तो क्या होगा? रिलेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छे नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, कोई भी फ्यूल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, ये प्रिंसिपल वहाँ पे लागू करना बहुत ज़रूरी है कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक समान व्यवहार रखना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे कोई भेदभाव ना करना। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ अ पर्सनल मतलब द एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या हो? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहते हैं, तो इसका मतलब होता है इट रेफर टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह बढ़ना, और टर्मिनेशन मतलब क्या? उस पोस्ट से उसको हटा देना। अगर किसी व्यक्ति, किसी एम्प्लॉयज़ को अगर तुरंत टर्मिनेट किया जाए, मान लो कि अभी उसने ज्वाइन किया, आपने उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया, फिर वहाँ पे गया, फिर उसका ट्रांसफ़र वहाँ से कहीं और चला गया, तो अगर उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, काम को किस तरीके से करना है, तो उसको समझने में उसे टाइम लगेगा। ऐसे तो टाइम लगता ही किसी चीज़ को समझने में, तो अगर उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे काम कैसे करना है, और वो काम को अच्छे तरीके से क्या करेगा? वो अच्छे तरीके से काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रिंसिपल के थ्रू फ्यूल कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फील ऑफ जॉब सिक्योरिटी among the employees, because with the feeling of insecurity for the job the employer cannot contribute their maximum। अगर किसी अपने आप मान लो कि आपका पुलिस में आपने पुलिस ज्वाइन किया, तो उसमें आपको हमेशा डर रहेगा कि कहीं मेरा क्रिमिनल्स के साथ मुठभेड़ हो तो हम मारे ना जाएं, तो अगर हम मारे जाएंगे तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया आपको कि हाँ आपकी फैमिली को इतना मुआवजा दिया जाएगा, तो उसमें आपकी जॉब के प्रति आपकी सिक्योरिटी बन रहती। चलो मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली का देख रेख क्या होगा? गवर्नमेंट करेगी, मतलब गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी के रूप में मुआवजा देगी और उनको गवर्नमेंट नौकरी भी प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट का क्या था? एक जॉब सिक्योरिटी था, जिससे उन्हें अपने जॉब को लेके इनसिक्योर नहीं फील करें और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कि सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देना क्या करें? मस्ट है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और किसी काम को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली कर सकें। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? इम्प्रूव इफ़िशियंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब उनको अपने जॉब के प्रति सिक्योरिटी जब लगी कि हाँ अब हम यहाँ पे बहुत दिन तक रुक सकते हैं, हमको ये चीज़ मिलेगा, हमको बोनस मिला, हमको पर्क्स मिला, मतलब बहुत सारा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है, तो उससे उनकी इफ़िशियंसी लेवल क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। टाइम का भी वेस्ट नहीं करेंगे वो लोग, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे कि वो अपना बेस्ट देंगे, और रिसोर्सेज भी नहीं वेस्ट होगा। और इसका वॉल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग या न्यू जॉब। अगर बार बार उनका ट्रांसफ़र होता होगा तो उन्हें बार बार नए जगह पे जाना होगा था, तो नए जगह पे जब कोई जाता है तो उसको नई चीज़ें समझने में टाइम लगती है, तो यहाँ पे टाइम भी वेस्ट होगा और रिसोर्सेज भी वेस्ट होगा। जब वहाँ पर वो जाएंगे फिर धीरे धीरे काम करना सीखेंगे, तो रिसोर्सेज भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ। और फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन एमॉन्ग एम्प्लॉयज़, और फ्रस्ट्रेशन भी होगा उनको, बार बार उनका ट्रांसफ़र होगा तो गुस्सा आएगा उनको, और वो बहुत ये भी होगा कि वो जॉब का काम ही करना छोड़ दे, और डिससेटिस्फैक्शन होगा उन लोगों को, मतलब असंतोष का भावना होगा कि वो लोग ये काम ना करें। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशिएटिव मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी। हेयर इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन।
खुद मतलब एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिफरेंट लेवल पे लोग वर्क कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब हमारी प्लान एंड पॉलिसी कहाँ फॉर्म होती है? प्लान एंड पॉलिसी टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग फॉर्म करते हैं। तो अगर इसमें हम इनिशिएटिव दे मिडिल लेवल वाले जो भी वर्कर्स हैं वो वर्क करें, मतलब उनका सुझाव, उनका सजेशन लें, उनको अपॉर्चुनिटी दें कि आप भी कुछ सजेशन दीजिए जिससे हमारा प्लान और क्या हो सके, इफ़ेक्टिव हो सके, इनोवेटिव हो सके, क्रिएटिव हो सके। तो वो लोग को क्या लगेगा कि हाँ हमें अवसर दिया जा रहा है। वो लोग क्या करें, सेल्फ मोटिवेट फील करेंगे और क्या करेंगे, अच्छे अगर कोई अच्छा क्रिएटिव एम्प्लॉय होगा, क्रिएटिव मिडिल लेवल में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो होगा, तो वो क्या करे, इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा प्लान और क्या होगा, क्रिएटिव होगा और प्लान हमारा और मोर सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फ्यूल सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। जैसे कि हम अभी बोले कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी क्या देनी चाहिए, अवसर, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए प्लान को बनाने में और उसे एग्जीक्यूट करने में भी। तो उन्हें अवसर प्रदान करना, एक अपॉर्चुनिटी देना कि आप इसको और बेहतर तरीके से क्या करो, बताओ। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर फॉर्मिंग द प्लान। तो टॉप लेवल में जो भी मैनेजर वर्क कर रहे हैं उसमें उनको क्या करना चाहिए, उनको जो भी मिडिल लेवल पे वर्क कर रहे हैं मैनेजर या एम्प्लॉयज़, उनके सजेशन का क्या करना चाहिए, सजेशन और आइडियाज़ का स्वागत करना चाहिए अपने प्लान के अंदर, प्लान बनाने से पहले। The initiative does not mean disobedience. Once decisions are taken by management, then every employee must follow it, whether it according to employee suggestion or not. हाँ, और एक ये भी बात है कि अब मान लो प्लान जब फॉर्म हो रहा था तो उन्होंने इनिशिएटिव दिया, इनिशिएटिव प्रोवाइड किया एम्प्लॉयज़ को कि आप लोग भी इसमें अपना आइडिया दें, ताकि अब किसी ने आइडिया नहीं दिया तो वो प्लान बन गया। तो अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, आपने हमें अवसर नहीं दिया, हमें बताने का मौका नहीं दिया। अब भाई उसने तो दिया था, आप तो बताया नहीं, अब तो प्लान बन गया। तो अब ऐसा नहीं करना है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आपने प्लान बना दिया तो हम आपका प्लान नहीं मानेंगे क्योंकि आपने हमारा सजेशन नहीं लिया। इसलिए अगर सजेशन लिए या ना लिए, लेकिन अगर प्लान बन गया हो तो उसको फॉलो करना, उसका अनादर ना करना, ये हमारा इनिशिएटिव के अंदर आता है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, वो लोग मोटिवेट होंगे, वो लोग सेल्फ मोटिवेट होंगे और वो क्या डेवलप फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग इन एम्प्लॉयज़। उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी, हमारे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है कि हम किसी प्लान को क्या करें, इनोवेटिव बना सकें। एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेटअप देयर विद कंसलेशन। अब कंसल्ट करके एम्प्लॉयज़ से अगर बनाएं जो मिडिल लेवल पे वर्क करें तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या लोअर लेवल में गड़बड़ियाँ आ रही है, ताकि वो अगर उनसे आइडिया वो ले तो समझ सके हम प्लान को किस तरीके से बनाएं जिससे ये और इफ़ेक्टिव हो और टाइम पे हम अपना टारगेट क्या करें, अचीव कर सकें। कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा एम्प्लॉयज़ के अंदर और वो अपना बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रिंसिपल था फ्यूल का। अब हम सबसे लास्ट प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपना ई स्प्रेड दी क्रॉप्स। ये हमारा प्रिंसिपल है ई स्प्रेड दी क्रॉप्स का। तो ई स्प्रेड दी क्रॉप्स मतलब मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है टीम स्पिरिट को क्या करना, मोटिवेट करना। अब मान लो कि कोई इंडिविजुअल किसी काम को करता है अकेला। आपने वो कहानी सुना होगा कि एक किसान थे, उनका बहुत बच्चा था, वो पांचों एक दूसरे से झगड़ा करते हुए रहता था और उस झगड़े को हल करने के लिए किसान ने क्या किया, सारे को लकड़ी का एक मोटा मोटा बंडल ले दिया और बोला तोड़ने के लिए, एक एक को दिया, नहीं टूटा। लेकिन किसान ने फिर आखिर में क्या किया, सबको बोला तुम पांचों मिलके एक साथ उस लकड़ी को तोड़ो। तो सबने क्या किया, आसानी से तोड़ दिया। मतलब एकता ही ताकत है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप टीम स्पिरिट को क्या करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना। और आई का जो वर्ड है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हटा के वी का वर्ड लाना। मतलब मैं अकेला नहीं, हम लोगों द्वारा किसी काम को करना, मतलब टीम स्पिरिट को और इनकरेज करना।
This will give rise to mutual trust and belonging among the team members. It will minimize the need for using penalty. इससे क्या होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कॉपरेशन होगा और जॉब क्या होगा, कोई भी वर्क कोई भी जॉब इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या होगा, परफॉर्म हो पाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिया गया है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने टारगेट असाइन किया 100 यूनिट किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कितने 10 मेंबर्स के द्वारा। अब 10 मेंबर जो थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो 10 मेंबर्स ने उसको क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया 10 प्रोडक्ट ईच पर्सन क्या करेगा, बनाएगा। अब सब इंडिविजुअल सोचेंगे कि हम 10 बना लेते हैं, हम 10 बना लेते हैं, लेकिन उनको इस हिसाब से सोचना है कि वो लोग 10 ना बना के 20 बनाने का कोशिश करें, ताकि अगर किसी उसमें टीम मेंबर का अगर 2 आदमी का तबीयत ख़राब भी हो जाए तो वो अपन क्या कर सके, उस टारगेट को बिना किसी रिसोर्सेज क्या करें, बिना रिसोर्सेज को डिस्टर्ब किए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसको इफेक्टिवली क्या करें, अचीव कर ले। इसलिए यहाँ इस प्रिंसिपल के थ्रू जो हमारा टीम स्पिरिट है उसको क्या करने के लिए कहा गया है, उस टीम स्पिरिट को इनकरेज और मोटिवेट करने के लिए कहा गया है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, टीम स्पिरिट क्या होगा, डेवलप होगा और ग्रुप गोल अचीव हम लोग कर पाएंगे। और टीम गोल, इस वॉल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या होगा, टीम गोल अचीव नहीं हो पाएगा अगर टीम स्पिरिट को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे तो। और नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, अगर टीम स्पिरिट नहीं हुआ और वही एक काम को एक अकेला आदमी करेगा, वही लकड़ी का बंडल वाला, तो लकड़ी का बंडल टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसका मतलब अगर कोई टीम वर्क ना करे तो एक आदमी पे क्या होगा, ज़्यादा काम आ जाएगा। तो ये हमारा फ्यूल का 14 प्रिंसिपल यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ टेलर। साइंटिफिक प्रिंसिपल टेलर के द्वारा जो डेवलप किया गया था उसका, और इसको याद करने का शॉर्टकट फार्मूला भी आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल बिजनेस स्टडी विद आकांक्षा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।